हाँ भाई, तो ये है रीजनिंग प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर की। इसके बाकी पार्ट्स हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला। तो हमें पता है कि जो मेडुला है उसके अंदर जो पार्ट नेफ्रॉन का होता है वो लूप ऑफ हेनले होता है, राइट। और लूप ऑफ हेनले के अंदर जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो सपोज इस तरफ है। तो इसी के साथ साथ चल रहा होता है एक अदद ब्लड कैपिलरी साथ साथ चल रही होती है, जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। तो होता यह है कि जो भी लूप ऑफ हेनले से वाटर निकलता है वो वाटर जो है वो इस ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और ये ब्लड जो है इसे लेकर अवे चला जाता है। तो इससे होता यह है कि जो भी वाटर बाहर आ रहा होता है लूप ऑफ हेनले से वो मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन को ख़राब नहीं करता, क्योंकि मेडुला के अंदर जो सॉल्यूट पड़े हुए हैं अगर वहाँ पर वाटर भी आ जाए तो मेडुला जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा, वो हाइपरटोनिक होता जाएगा, जबकि हमें मेडुला को रखना होता है हाइपरटोनिक ताकि मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जैसे जैसे यहाँ से वाटर बाहर आ रहा होता है ये ब्लड जो है ये इसको लेता हुआ चला जाता है, अवे चला जाता है, एंड दैट इज़ हाउ जो वो है इसी को काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द मेडुला। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है और इस तरह से ये मेडुला को हाइपरटोनिक रखता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एग्जैक्टली इंग्लिश में लिखने में मसला हो रहा है तो यू कैन फाइंड द आंसर्स, गूगल पे इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को लिखें। असल चीज़ होती है कि आपको मेन आइडिया समझ आए, क्योंकि अगर आपको मेन आइडिया समझ आ जाता है तो फिर आप इसके अराउंड अपनी वर्डिंग्स के अंदर भी लिख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रीजनिंग कहीं से कॉपी करते हैं बट उसके अंदर मेन आइडिया नहीं होता, तो जब तक मेन आइडिया नहीं होगा वो रीजनिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नाउ व्हाई डू मरीन प्रोटोजोआ नॉट पोजेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले आया था कि फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टस के अंदर क्यों जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों होता है। अब ये पूछ रहे हैं मरीन प्रोटोजोआ के अंदर क्यों नहीं होता। तो सिंपल सा आंसर है कि मरीन प्रोटोजोआ जो है वो रह रहा है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। अब जब ये हाइपरटोनिक है तो अंदर हाइपो है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक्सेस वाटर हो। इसकी कंडीशन ये है कि पानी इसकी बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है, पानी इसकी बॉडी में एक्सेस आ ही नहीं रहा। तो जब एक्सेस वाटर है ही नहीं तो फिर एक्सेस वाटर को स्टोर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मरीन प्रोटोजोन्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए नहीं होता क्योंकि बस इनके पास एक्सेस वाटर स्टोर करने के लिए नहीं होता। ना हाउ डज मसल फटीग टेक प्लेस इन एन एथलीट। तो मसल फटीग जो है चाहे एथलीट के अंदर हो चाहे किसी के भी अंदर हो, तो मसल फटीग कंटिन्यूस मसल की जो वर्किंग है उससे होती है। जब मसल कंटिन्यूसली वर्क करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो बजाय एरोबिकली ब्रेक डाउन होने के वो एनारोबिकली ब्रेक डाउन होने लगता है। जब एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है तो उससे लैक्टेट प्रोड्यूस होता है और वो लैक्टेट मसल्स के अंदर जब एक्यूमुलेट होता है तो उसकी वजह से पेन की सेंसेशन होती है। तो ये नॉर्मल लोगों के अंदर भी इस तरह से होता है और एथलीट्स आर मोर प्रोन क्योंकि वो ज़्यादा मसल्स को अपने इस्तेमाल करते हैं। Now why do cardiac muscles not become fatigued? ओके, कार्डियक मसल्स का फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमारे जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो हमारे आर्म्स के या लेग्स के मसल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, जबकि कार्डियक मसल्स जो हैं वो नॉर्मली जिस पेस से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो कार्डियक मसल्स एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम उनसे बहुत एक्सेस काम ले रहे होते हैं। नंबर 2, कार्डियक मसल्स के अंदर एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी स्केलेटल मसल्स के अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया जबकि कार्डियक मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ना यू विल से कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ही होती है, यस। बट एक और डिफरेंस जो है इनके दरमियान वो ये है कि स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है एज़ कम्पेयर टू द कार्डियक मसल्स कम होती है। कार्डियक मसल्स की ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल से बहुत बेहतर होती है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको सप्लाई करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा होता है, जिससे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोर एंड मोर ऑक्सीजन। एक और पॉइंट ये है कि जो मसल्स हैं वो ग्लाइकोजन पर डिपेंडेंट होते हैं। ग्लाइकोजन डिप्लीशन जो है उसकी वजह से ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब भी जो है वो फटीग हो सकता है, मसल थकावट हो सकती है। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स या कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लाइकोजन भी यूटिलाइज़ करते हैं, वो फ्री फैटी एसिड्स भी यूटिलाइज़ करते हैं, वो लैक्टेट भी इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स जो हैं वो फटीग नहीं होते, जबकि स्केलेटल मसल्स फटीग हो जाते हैं। व्हाट कॉजेज एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वाई इज क्लीवेज इन बर्ड्स इज मीरोब्लास्टिक, ये भी आ चुका है पहले। वाई आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बिल्ड इन माउंटेन रीजन्स। ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि पानी गिर रहा हो, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा पानी हो जो कि शॉर्ट हाइट से गिर रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ से, या फिर वो बहुत कम पानी हो लेकिन वो लॉन्ग हाइट से गिर रहा हो,
ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। तो माउंटेन्स के अंदर जो आबशारें बह रही होती हैं, जो पानी गिर रहा होता है, वो नेचुरल फॉल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। अब अगर ये एक पहाड़ है जिसके ऊपर से पानी गिर रहा है और मैं इसके नीचे एक व्हील लगा दूँ, ठीक है, जब ये व्हील घूमेगा, जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये व्हील को घुमाएगा, जब व्हील घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने का एक तरीका यही होता है कि या तो आप जहाँ नेचुरल फॉल है, जहाँ ऑलरेडी पानी गिर रहा है, वहाँ लगा दें, या फिर पानी पहले डैम बनाएं, दीवार बनाएं, पानी को स्टोर करें हाइट पर और उसके बाद ऊपर से गिराएं। Now why is adrenaline called emergency hormone? Because adrenaline या एपिनेफ्रिन जो है ये तब एक्टिवेट होता है, तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी जो है वो किसी डेंजरस सिचुएशन के अंदर होती है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के अंदर काम आता है, तो इसी वजह से इसे इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, और ऐसे चेंजेस लेकर आता है जो कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम उस इमरजेंसी की सिचुएशन से फ़ाइट कर सकें। इसी वजह से इसको कुछ इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कार्डियक अरेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर यानी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, और अक्यूट एज़मा के अटैक के अंदर। हाउ इज़ जेनेटिक मोनोटनी ओवरकम बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जेनेटिक मोनोटनी का मतलब होता है कि जेनेटिकली यानी डीएनए वाइज एक ही तरह के इंडिविजुअल पैदा होते जा रहे हैं, सो दैट इज़ जेनेटिक मोनोटनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ये पार्टनर नंबर 1 है, ये पार्टनर नंबर 2 है, इन दोनों का जो डीएनए है वो आपस में मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद जो है उससे नया कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसीलिए की जाती है ताकि जेनेटिक मोनोटनी को अवॉइड किया जा सके। एक और चीज़ जो इसके अंदर है, एक तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 डिफरेंट पार्टनर्स जो हैं उनका डीएनए मिल रहा है, बट ये दोनों का डीएनए जो है वो भी सेम, पहली बात तो दोनों का डीएनए सेम नहीं होता, फिर ये है कि इवन एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो भी सेम नहीं होते। और उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर तभी होता है जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, और गैमेट्स फॉर्मेशन तभी होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वाई आर आइडेंटिकल ट्विन सिमिलर, ये हो चुका है पहले। वाई हाउ आर हर्माफ्रोडिटिक कंडीशन एडवांटेजेस, ये भी मैं बता चुका हूँ। हाउ इज़ यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर, तो यूरिया जो है वो अमोनिया से प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेस अमोनिया कहाँ से आता है, एक्सेस अमाइनो एसिड जो है, एक्सेस अमाइनो एसिड जो है उनका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है और हाइड्रोजन भी रिमूव किया जाता है, उससे अमोनिया बनता है, और इस अमोनिया को फिर यूरिया साइकिल होती है लिवर के अंदर जो कन्वर्ट करवाती है। ये यूरिया साइकिल दी हुई है, इसको लेबल करना है तो बहुत आसान है। यहाँ से यहाँ पे आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल में ऑर्निथीन होगा। यहाँ पे ऑर्निथीन जो है उसके अंदर आकर मिलेगा, एक तो अमोनिया आकर मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिलती है, और ये कन्वर्ट होता है सेट्रोलिन में, सेट्रोलिन आगे जाकर कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, ठीक है, सेट्रोलिन आगे जाकर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। यहाँ से ये मेरे ख्याल में एक और अमोनिया जो है वो एंटर होता है, और वाटर जो है वो लीव करता है, यहाँ पर वाटर एंटर होता है, और इस तरह से ये यूरिया बन रहा है, और ये दोबारा से ऑर्निथीन रीजनरेट हो जाता है। तो बुक के अंदर आपको डायग्राम मिल जाएगी, यू कैन लेबल इट फ्रॉम देयर। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है।